फूड पाइप का कैंसर यानी कि ईसोफेगस कैंसर के सिम्टम्स एंड साइंस को कैसे पहचानें? क्या वो सिम्टम्स एंड साइंस है जिससे हम इस कैंसर को अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं? चलिए आज हम डिस्कस करते हैं। नमस्ते, आई एम डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, रोबोटिक एंड लैप्रोस्कोपिक जीआई कैंसर स्पेशलिस्ट। ओएसएस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है पेट में पाए जाने वाले कैंसर्स, ट्यूमर्स और उसकी लैप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सर्जिकल ट्रीटमेंट। और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक इम्पॉर्टेंट कैंसर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को बुकमार्क करके रखिए, क्योंकि ये एक ऐसा वीडियो है जिसमें हम ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप यानी कि अन्न नलिका, इसके कैंसर के ऊपर डिस्कशन करेंगे और मोर इम्पोर्टेंटली इस पे डिस्कशन करेंगे कि इस कैंसर के अर्ली साइंस और सिम्टम्स क्या हैं और हम इन सिम्टम्स को कैसे पहचानें जिससे कि इस कैंसर को अर्ली स्टेज में पिकअप किया जा सकता है। ये वीडियो आपको या आपके किसी फ्रेंड या रिलेटिव को बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारे बॉडी में ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप क्या होता है और इसका रोल क्या होता है। तो दोस्तों, ईसोफेगस ये हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव सिस्टम का शुरुआती हिस्सा माना जाता है और इसका रोल होता है मुंह से खाया जाने वाला खाना या लिक्विड को ईसोफेगस के थ्रू स्टमक तक पहुंचाना। इसकी लेंथ लगभग 25 सेंटीमीटर होती है और ये हमारे गले में यानी कि नेक से शुरू होके छाती से होते हुए हमारे पेट में एंट्री करता है। और इसका कैंसर आजकल ज्यादा इंसिडेंस में पाया जा रहा है और इंडिया में करंटली ये 6th मोस्ट कॉमन कैंसर है। तो इसके साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं? तो ईसोफेगस या फूड पाइप का जो कैंसर होता है वो शुरुआत जब होती है उसकी, तो वो ईसोफेगस के अंदरूनी लेयर से शुरू होता है और ये कैंसर के सेल्स धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और ईसोफेगस जो एक पाइप की तरह होता है, उस पाइप का जो चैनल होता है, उसका जो डायमीटर ल्यूमेन होता है, इसको धीरे धीरे सिकुड़ते जाते हैं, उसको कम करते जाते हैं, जिससे कि अंदर जाने वाला खाना या पानी इसे जाने में तकलीफ होती है। तो पेशेंट को खाना या पानी निगलने में दिक्कत महसूस होती है। ईसोफेगस कैंसर का सबसे फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है खाना या पानी निगलने में दिक्कत होना। शुरुआत में जब ये ट्यूमर छोटा होता है तब पेशेंट सिर्फ गाढ़ा यानी कि डेंस यानी कि सॉलिड खाना खाने में तकलीफ महसूस करता है, जैसे कि रोटी सब्जी, और कभी कभी अगर खाना अटकता है तो पानी पीने के ऊपर वो खाना आगे चला जाता है। और जैसे जैसे ये ट्यूमर साइज में बढ़ता जाता है वैसे वैसे निगलने की दिक्कत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है और कभी कभी सॉलिड फूड नहीं खा पाते हैं पेशेंट, और धीरे धीरे जैसे ट्यूमर बढ़ता है और ईसोफेगस की चौड़ाई को कम करता है तो पानी पीना या लिक्विड्स निगलने में भी तकलीफ हो सकती है। और अगर एडवांस स्टेज तक चला जाता है तो कभी कभी इतनी तकलीफ हो सकती है कि पेशेंट अपने थूक भी नहीं निगल सकता है, तो उसे हम डिस्फेजिया ग्रेड 4 के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ अगर वहाँ पे ट्यूमर है, अगर वहाँ पे अल्सर बना हुआ है तो पेशेंट को खाना निगलते टाइम दर्द महसूस हो सकता है और इसे हम ओडाइनोफेजिया के नाम से जानते हैं। तो ये ईसोफेगस कैंसर का सेकंड सिम्टम है कि खाना या पानी निगलते वक्त वहाँ पे छाती में दर्द होना या फिर ऐसा महसूस होना कि खाना कहीं पर जाकर अटका हुआ है और वो तकलीफ दे रहा है। तो इसके साथ साथ पेशेंट महसूस कर सकते हैं कि खाना रिवर्स वापस आ रहा है, इसे हम रीगर्जिटेशन के नाम से भी जानते हैं। तो अगर खाना अटका हुआ है, अगर खाना नीचे नहीं जा पा रहा है तो बॉडी इसे नेचुरली बाहर फेंकने की कोशिश करता है, जो कि रीगर्जिटेशन या वॉमिटिंग के रूप में हो सकता है। तो बार बार खाया हुआ खाना ऊपर आना, रीगर्जिटेशन होना या वॉमिटिंग होना, ये ईसोफेगस कैंसर का थर्ड सिम्टम है। जब खाना वापस ऊपर आता है तो इसके साथ साथ ट्यूमर से कुछ मात्रा में ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो खाने के जो पार्टिकल्स है या जो वॉमिट आ रहा है उसमें कभी कभी खून भी देखा जा सकता है या ब्लड के क्लॉट्स देखे जा सकते हैं। तो ब्लीडिंग होना, इसे हम हीमेटेमेसिस के नाम से जानते हैं, यानी कि वॉमिट में खून आना, ये भी ईसोफेगस कैंसर का एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है। और कभी कभी जब ब्लीडिंग होता है तो पेशेंट को ब्लैक कलर या रेडिश ब्राउन कलर के स्टूल्स का भी सेंसेशन होता है कि स्टूल का कलर चेंज हो गया है, इसे हम मलीना के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो ईसोफेगस कैंसर के अर्ली स्टेजेस में दिख सकते हैं।
जैसे जैसे ट्यूमर बढ़ता है तो ये सराउंडिंग एरियाज या सराउंडिंग ऑर्गन पे प्रेशर डाल सकता है। ईसोफेगस के बिल्कुल बगल में या बिल्कुल नजदीक में विंड पाइप यानी कि ट्रकिया आता है, और अगर ट्यूमर उसके ऊपर कंप्रेस करता है तो पेशेंट को बार बार खांसी होना एक सिम्टम हो सकता है कि बार बार खांसी आती है, या फिर कभी कभी वॉमिट करते टाइम स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड या कुछ लिक्विड अगर विंड पाइप में चला जाता है तो और ज्यादा खांसी हो सकती है। इसे हम एस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। तो ये भी एक सिम्टम है जो थोड़े एडवांस स्टेज में दिख सकता है। अब अगर पेशेंट खाना नहीं खा रहा है, खाना निगलने में दिक्कत हो रही है, स्टमक तक एडिक्वेट अमाउंट में खाना नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये नेचुरल सी बात है कि वेट लॉस होता है और खाने की इच्छा होने के बावजूद भी पेशेंट का वजन कम होता जाता है। सो अगर पेशेंट को खाना नहीं जा रहा है और एडिक्वेट क्वांटिटी में पेट के अंदर खाना पहुंच नहीं पा रहा है तो नेचुरल सी बात है कि वेट कम होता है और वीकनेस भी हो सकता है। तो वेट लॉस या एक्सट्रीम वीकनेस ये भी फूड पाइप कैंसर के एडवांस स्टेज के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो अर्ली स्टेज सिम्टम्स क्या होते हैं, वो है डिफिकल्टी इन स्वालोइंग यानी कि डिस्फेजिया, और खाना निगलने में दिक्कत यानी कि ओडाइनोफेजिया। अगर 2 हफ्ते से ज्यादा किसी भी पेशेंट को निगलने में दिक्कत हो रही है या खाना निगलते टाइम दर्द होता है तो इन्हें डॉक्टर की यानी कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या गैस्ट्रो सर्जन की सलाह लेना बहुत जरूरी है। खास करके अगर एज 50 से ज्यादा हो, इसके साथ साथ वेट लॉस हो रहा हो, या फिर वॉमिट में कभी कभी ब्लड नोटिस किया हो, या फिर अगर फैमिली में किसी भी प्रकार के डाइजेस्टिव सिस्टम के कैंसर की हिस्ट्री हो। इसे हम रेड फ्लैग या फिर अलार्म साइंस करके जानते हैं, और अगर इसमें से कोई भी रेड फ्लैग साइन मौजूद है तो जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखा के एंडोस्कोपी करवाना बहुत जरूरी है। तो आज हमने ये जाना कि ईसोफेगस यानी फूड पाइप कैंसर के अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं और इन सिम्टम्स को कैसे पहचाना जाए और किस सिचुएशन में डॉक्टर की सलाह या डॉक्टर की राय ली जाए। अगर आपको फूड पाइप से रिलेटेड कोई भी शिकायत है, अगर आपको कुछ एडवाइस चाहिए, रिपोर्ट्स के ऊपर सलाह करनी हो, तो प्लीज फील फ्री टू राइट टू मी और मैसेज मी और कॉल मी। थैंक यू वेरी मच।